स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंग्लैंड में कृषि क्रांति। यूरोप में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जब कृषि के पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा तो उसे कृषि क्रांति कहा गया है। कृषि क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने किया है। इंग्लैंड में कृषि क्रांति का आरंभ 1700 ईस्वी के लगभग हुआ और इसके विकास की प्रक्रिया 18वीं सदी के अंत तक चलती रही। इंग्लैंड में धनी किसानों का बोलबाला था, कृषि परिवर्तन की इच्छा रखते थे ये, इसलिए इंग्लैंड में कृषि क्रांति का सबसे पहले और सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में आवश्यक पूंजी की भी कमी नहीं थी। कृषि के नए ढंगों को अपनाने के बारे में भी सबसे पहले चेतना इंग्लैंड के लोगों में आई। पहला पॉइंट है नई जड़ वाली फसलों की काश्त और सर रॉबर्ट वेस्टर्न का योगदान। इंग्लैंड में कृषि क्रांति से जुड़े प्रयोगों की शुरुआत सर्वप्रथम पूर्वी एंजिलिया क्षेत्र में हुई, जहां पर मिट्टी हल्की और रेतीली थी। 17वीं सदी में पूर्वी एंजिलिया के प्लेडरवासी सर रॉबर्ट वेस्टर्न ने नवीन कृषि के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। सर आर्थर यंग ने रॉबर्ट वेस्टर्न को न्यूटन से भी महान हितकारी बताया। प्लेडरवासी रॉबर्ट वेस्टर्न ने खाली छोड़ी गई भूमि में जड़ वाली फसलें उगाने का विचार प्रस्तुत किया। उसने अपनी भूमि पर निजी प्रयोग किया। सर रॉबर्ट वेस्टर्न ने अपने प्रयोगों के आधार पर 1645 ईस्वी में डिस्कोर्स ऑफ हस्बेंड्री नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि सलगम तथा तीन पतिया वाली घास जैसी जड़ वाली फसलों की काश्त से भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाई जा सकती है और भूमि को खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे पशुओं को पर्याप्त चारा मिल सकेगा, जिससे खेतों को पर्याप्त खाद उपलब्ध हो सकेगा, जिससे भूमि की उपजता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेथरो टूल की ड्रिल मशीन। जेथरो टूल इंग्लैंड के वर्कशायर का निवासी था। वह एक बड़ा भूस्वामी था जिसके पास हाउबरी और सालवार्न में कृषि फार्म थे। जेथरो टूल ने स्वच्छ खेती तथा गहरी जुताई और बीजों के सही प्रयोग पर जोर दिया। जेथरो टूल ने 1701 ईस्वी में ड्रिल नामक मशीन का आविष्कार किया। यह मशीन सीधी नालियाँ बनाती थी, बीजों को सही स्थान पर डालती थी और उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी से ढकती थी। इस मशीन के प्रयोग से काफ़ी समय तथा मेहनत की बचत होती थी। भूमि का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग होता था। पौधों की जड़ों को उचित मात्रा में हवा और पानी मिलता था। जेथरो टूल ने ड्रिल मशीन के अलावा एक अन्य यंत्र हॉर्स हो भी बनाया, जिसका प्रयोग फसलों के बीच में से खरपतवार को उखाड़ने के लिए किया जा सकता था। जेथरो टूल ने अपने कृषि फार्मों पर इन नई मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। उसने बिना खाद के प्रयोग के अपने फार्म पर लगातार 13 बार गेहूं की फसल प्राप्त की। उसने अपने प्रयोगों और अनुभवों को 1733 ईस्वी में द न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। उसने नवीन कृषि ज्ञान को दुनिया में फैलाने में मदद की। इस प्रकार जेथरो टूल ने वैज्ञानिक कृषि के विकास में बहुत ही स्थायी योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बदल बदल कर फसलें उगाने की विधि और टाउनसाइड का योगदान। रॉबर्ट वेस्टर्न ने खाली छोड़ी गई भूमि पर शलगम और तिनपतिया घास जैसी जड़ वाली फसलें उगाने संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे, लेकिन चार्ल्स विस्काउंट टाउनसाइड ने इस विचार को कृषकों में लोकप्रिय बनाया। वह इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम तथा द्वितीय के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुका था। प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल से उसके मतभेद हो जाने के कारण उसने राजनीति को त्याग दिया। 1730 ईस्वी में नॉरफॉक में अपनी भूमि पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग करने में जुटा। उसने अपनी भूमि पर गेहूँ, शलगम, जौ, तिनपतिया घास को बदल बदल कर बोने का प्रयोग विशेष रूप से सफल सिद्ध हुआ। उसका महत्वपूर्ण कार्य शलगम की पैदावार तथा 4 सूत्रीय फसल चक्र को प्रसिद्ध बनाना था। वह शलगम की खेती में इतनी अधिक रुचि लेने लगा कि लोग उसे टर्निप टाउनसाइड कहने लगे। उसने भूमि पर बदल बदल कर फसल उगाने संबंधी प्रयोग किया और यह पाया कि खेतों में सर्वप्रथम गेहूँ, दूसरी बार शलगम, तीसरी बार जौ और चौथी बार तिनपतिया घास उगाने से भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इससे खेत को खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। टाउनसाइड की अंग्रेज कृषकों को एक अन्य महत्वपूर्ण देन रेतीली
एवं दलदली भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने की विधि थी। उसने यह विधि हॉलैंड से सीखी थी। उसने सिद्ध कर दिया कि रेतीली और दलदली भूमि में चूने मिट्टी की खाद डालकर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है पशुओं की नस्ल में सुधार तथा बैकवेल एवं कोलिंग का योगदान। कृषि क्रांति से चारे में वृद्धि होने के कारण बड़ी मात्रा में पशुपालन संभव हुआ। साथ ही खाद्य पदार्थों की मांग में बढ़ोतरी ने पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बना दिया। पशुओं की नस्लों के विकास पर ध्यान दिया जाने लगा। पशुओं की नस्ल सुधारने में लीसेस्टर निवासी रॉबर्ट बैकवेल ने अग्रणी एवं सराहनीय कार्य किया। उसने अपने पिता के 440 एकड़ फार्म पर भेड़, घोड़ा, गाय आदि पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयास किया। अपने प्रयोगों द्वारा बैकवेल ने यह दर्शाया कि यदि सही ढंग से संकरण किया जाए तो अच्छी गुणों वाले जानवरों को उत्पन्न किया जा सकता है। उसने न्यू लीसेस्टर नामक भेड़ों की नई नस्ल का विकास किया। इसका वजन 60 पाउंड तक होता था। इससे पहले भेड़ों का वजन 21 पाउंड तक ही होता था। उसने घोड़ों की नस्ल सुधारने का भी प्रयत्न किया। चार्ल्स कोलिंग ने बैलों की नस्ल सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके द्वारा विकसित नई बैलों की नस्ल को शॉर्ट हॉर्न कहा जाता था। इनके फलस्वरूप खेती की काश्त हष्ट पुष्ट पशुओं द्वारा आसानी से होने लगी और दूध, मांस, ऊन के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि की बाड़बंदी और आर्थर यंग का योगदान। छोटे छोटे तथा बिखरे हुए खेतों में नए वैज्ञानिक ढंग से खेती करना संभव नहीं था। इसलिए कृषि के आधुनिक ढंग के विकास के लिए खेतों की बाड़बंदी अति आवश्यक थी। आर्थर यंग, जिसे नवीन कृषि का पैगंबर माना जाता है, इसने इंग्लैंड में बाड़बंदी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थर यंग ने नवीन कृषि पर अनेक पुस्तकें लिखी। कृषि पत्रिका एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर का संपादन किया। 1793 ईस्वी में इसे कृषि बोर्ड का सचिव बनाया गया। इंग्लैंड में 1750 ईस्वी के बाद बाड़बंदी का काम शुरू हो चुका था। बाड़बंदी के तहत खेतों, जमीन, चरागाह, मैदान और बंजर भूमि को एक यूनिट बनाकर जमीन के हकदारों में बांटा जाता था। बिखरे हुए खेतों की चकबंदी की जाती थी तथा भूमि पर सामूहिक अधिकार समाप्त कर जमींदार या कृषक को बाड़बंदी करने की इजाज़त दे दी जाती थी। इंग्लैंड में 2 प्रकार से भूमि की चकबंदी व बाड़बंदी हुई। एक, आपसी बातचीत से गांव के जमींदार व किसान मिल बैठकर तय कर लेते थे तथा अपने सामूहिक अधिकारों का दावा छोड़ते हुए भूमि को पुनर्वितरित कर लेते थे। जहां पर आम सहमति नहीं बनती थी वहां जमींदारों ने ब्रिटिश संसद से बाड़बंदी के लिए प्रार्थना पत्र दिए। जमींदारों की संसद ने 1760 से 1840 ईस्वी के बीच लगभग 4000 बाड़बंदी अधिनियम पास किए। इन बाड़बंदी अधिनियमों से छोटे किसानों को नुकसान हुआ। संसद में बाड़बंदी के जोरदार समर्थक सर आर्थर यंग ने भी 1801 ईस्वी में यह लिखा कि 20 में से 19 बाड़बंदी अधिनियमों ने गरीबों को नुकसान पहुंचाया। इंग्लैंड में अब बड़े बड़े कृषि फार्म स्थापित हो गए जिनकी उचित बाड़बंदी की जाती थी। 1830 ईस्वी तक लगभग सारी भूमि की बाड़बंदी की जा चुकी थी। इन फार्मों में कृषि के नए वैज्ञानिक तरीकों का आसानी से प्रयोग किया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है बंजर व बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना। 1696 ईस्वी में इंग्लैंड के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 1/4 भाग भूमि बंजर व बेकार थी। इस व्यर्थ भूमि को कृषि योग्य बनाने के प्रयत्न किए गए। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। नए ढंग के औजार प्रयोग किए गए। हॉलैंड के तरीके अपनाकर दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। दलदली जमीन से पानी की उचित निकासी का प्रबंध किया गया। चूने मिट्टी की खाद डालकर इसे कृषि योग्य बनाया गया। साझी चरागाहों को, जहां गांव के सभी कृषकों को पशु बेचने के अधिकार होते थे, समाप्त कर दिया गया। इन्हें जमींदारों तथा अन्य कृषकों ने आपसी समझौते के फलस्वरूप अपने कृषि क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार बंजर, बेकार, साझी चरवाहों वाली ज़मीनों का बहुत बड़ा भाग कृषि योग्य भूमि में बदल गया। नेक्स्ट है आदर्श फार्म। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के विभिन्न भागों में जमींदारों ने बड़े बड़े कृषि फार्म स्थापित किए। इनकी बाड़बंदी की। इनमें नवीन ढंग से कृषि की जाती थी। अच्छे खाद बीज का प्रयोग किया जाता था। फसलों को अदल बदल कर उगाया जाता था। नए हष्ट पुष्ट पशुओं को कृषि संबंधी कार्यों में लगाया गया। कॉक ऑफ होल्कहम ने विशाल आदर्श फार्म की स्थापना की। उत्पादन में 10 गुना वृद्धि की।
इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय ने कृषि के नवीन ढंगों से प्रभावित होकर विंडसर में आदर्श फार्म स्थापित किया। वह कृषक राजा कहलाने में गर्व अनुभव करता था। भूस्वामी लॉर्ड लिकॉनफील्ड ने पेथवर्थ में एक बड़ा कृषि फार्म स्थापित किया। स्कॉटलैंड में जॉन सिनक्लेयर ने अपनी 1 लाख एकड़ भूमि में आधुनिक ढंग का कृषि फार्म स्थापित किया। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने विज्ञान के क्षेत्र में खोजों को प्रोत्साहन दिया। वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोजें होने लगी। पौधों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में ज्ञान वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र को भी लाभ हुआ। 19वीं सदी में कृषि को भी विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ तथा कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इसके साथ साथ कृषि अनुसंधान का कार्य शुरू हुआ। राथमस्टेड के कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने 1840 ईस्वी के दशक में यह खोज की कि पौधों में मूलतः 4 अवयव होते हैं: फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और पानी। रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई। तो स्टूडेंट्स, ये था इंग्लैंड में कृषि क्रांति। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।